मैं AR बकरवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में JBKSS के सक्रिय सदस्य विजय कुमार सिंह जी हैं। रामदा एक वीडियो बनाकर ये रिलीज करते हैं और बताते हैं कि JBKSS अगर झारखंड में चुनाव में असफल हो जाती है तो अंदर खाने हम ऐसी सेना की तैयारी करेंगे जिनकी खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ेगा। आखिर उनके इस बयान का मतलब क्या होता है? रहीम जी, सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जोहार। और आप पूछ रहे हैं उस बयान को लेकर के, केंद्रीय अध्यक्ष के उस बयान को मैंने भी देखा है। और आपको पता है कि झारखंड में जो दशा और दिशा है इस वक्त, जो हालात है राज्य के, आज के समय में जयराम महतो जी हजारों युवाओं से रोज मिलते हैं। ये पढ़े लिखे युवा है, राज्य के हताश और निराश युवा है। तो उनके मनोस्थिति को पढ़ने के बाद एक क्रांतिकारी के मन में क्या भाव आएगा? एक क्रांतिकारी के मन में उसी भाव का प्रकटीकरण है कि अगर चुनाव में असफल होंगे तो अंदर खाने एक ऐसी सेना करेंगे होगी जिसका खामियाजा लोगों को। ये प्रकटीकरण है उस गुस्से का, ये प्रकटीकरण है हताशा का, ये प्रकटीकरण है झारखंड की निराशा का। तो जो केंद्रीय अध्यक्ष ये बोल रहे हैं तो उसका सीधा मतलब है कि झारखंड के अंदर व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है कि राज्य के युवा हताश हैं, राज्य के युवा निराश हैं और राज्य के युवाओं के पास आज विकल्प नहीं है। आखिर क्या क्या करेंगे राज्य के युवा जब उनके अधिकारों को छीना जाएगा, जब उनका जो काम है वो कोई और लूट के ले जाएगा, उनके हिस्से का रोटी कोई और खाएगा, तो एक हताश युवा क्या करेगा? वो प्रकटीकरण है सिर्फ झारखंड के युवाओं का, उसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक और बात बताइए कि भ्रष्टाचार झारखंड में व्यापक रूप से अभी देखा जा रहा है। अगर JBKSS अगर सत्ता पर आती है या दमखम दिखाती है, क्या लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार में आज जो भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर है, इसको लेकर लगाम लग पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक JBKSS का प्रश्न है, राज्य का जो स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, खास करके लूट और भ्रष्टाचार के मामले में। आज राज्य के युवा हताश हैं और निराश हैं। और JBKSS का जिस ढंग से प्रभाव बढ़ रहा है और JBKSS के स्वभाव में जिस ढंग से भीड़ बढ़ रही है, अगर ये भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट हो गया तो रहीम जी, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि राज्य को भ्रष्टाचार के मामले में मुश्किल से 3 से 6 महीने का एक एक्शन प्लान होगा और हम लोग उसको क्रैक डाउन करेंगे। जो जिला मुख्यालय है, जो अनुमंडल का कार्यालय है, जो प्रखंड का कार्यालय है, ACP और निगरानी के लिए अलग से कमरे होंगे। ACP और निगरानी की जो टीम है उसमें वैकेंसीज होंगी और हम लोग उसमें हजारों युवाओं की वैकेंसी करेंगे सिर्फ 2 काम के लिए, कि जो लोग इन ऑफिसों में बैठ कर लूट रहे हैं, जो घूस मांग रहे हैं, उन सबको ट्रैप कीजिए और उन सबको बुक करके जेल भेजिए और सबको सेवा से सीधे बाहर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट घूमते रहें। और इसके अलावा जिन लोगों ने गलत आवासीय जमा किया है उन सबका जांच करके नौकरी से बाहर, क्योंकि जिन लोगों ने एन केन पराक्रम राज्य के युवाओं के हित को मारा है, एन केन पराक्रम राज्य के युवाओं के अवसर को छीना है, उन सब के खिलाफ तो हम लोग नजर टेढ़ी जरूर करेंगे। और उस वक्त आप देखिएगा कि रिकॉर्ड संख्या में भ्रष्टाचारी जेल में होंगे और वो कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। ये निश्चित है ये चीज़। और हम लोग जीरो टॉलरेंस रखेंगे करप्शन को लेकर के, ये घूसखोरी को लेकर के। इनको हम लोग बुक करके जेल भेजने का काम करेंगे सो डैट कि ये कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाते रहे, कम से कम ऑफिसों से ये बाहर चले जाए। ग्रामीण टीवी को देखने वाले बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अब तक JBKSS का विस्तार किन किन जिलों में हो चुका है और किन किन जिलों में होना बाकी है? रहीम जी, अब तक जामताड़ा हो चुका है, बोकारो में चल रहा है, गिरिडीह और रामगढ़ में हो चुका है, हजारीबाग कोडरमा भी होना है बहुत जल्द। और इसके बाद हम लोग धनबाद की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे राज्य के जो और जो इलाके हैं उनमें हम लोग जाएंगे। आपको पता है कि प्रखंड स्तर पे और जिला वाइज प्रखंड स्तर पे प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है और इन प्रभारियों के देख रेख में पंचायत स्तर पर जो स्थानीय कमेटी का जो संचालन समिति होगी, जो लोगों को जो जोड़ेगी पार्टी के साथ और जो ग्राउंड लेवल पे जो पार्टी को मजबूत करना है उसको लेकर के पार्टी काम कर रही है। और पंचायत स्तर पर अब पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है कि गांव-गांव में JBKSS के काडर खड़े किए जाए सो डैट कि आने वाला जो लोकसभा का जो चुनाव है और 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है उसके पहले पार्टी ग्राउंड लेवल पर मजबूत हो जाए। संगठन का जो विस्तार है वो प्लान्ड वे में सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 1952 के बाद में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पहली बार भारत में
ये आम चुनाव होता है, सरकार बनती है, फिर चलता रहता है और 1967 तक चलता है। फिर किसी कारणवश सरकारें गिरती है और देश में एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का जो फार्मूला था ये चेंज हो जाता है। अभी फिर से सुबुगाहट आ रही है, इसको लेकर आप? देखिए, जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, जेबी केसेस इस फेवर में नहीं है। हम लोगों ने ये डिमांड किया, या हम लोग की थ्योरी कुछ अलग है और इसको बहुत तफसील से रहीम भाई समझना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हम लोग क्यों हैं। सबसे पहली बात कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो जो राज्य के परिप्रेक्ष्य वहाँ फिट नहीं बैठते, और अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की अगर आप कॉन्सेप्ट आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो राज्य के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो रीजनल जो इश्यूज हैं और जो रीजनल पार्टियां हैं वो डिमोलिश होंगी। तो नेशनल पार्टी अगर राज्यों के हित को साधने में अगर इतना ही कारगर अगर होता, और अगर जो राष्ट्रीय पार्टियां अगर क्षेत्रीय हितों को साधने में अगर इतने ही अगर सक्षम अगर होती, तो क्षेत्रीय पार्टियों का उदय नहीं होता, क्षेत्रीय पार्टियों का आविर्भाव नहीं होता। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन टू इलेक्शन हो जाए। सबसे पहली बात कि राष्ट्रीय जो इलेक्शन है आम सभा का, जो लोकसभा का जो आम चुनाव है, उसके साथ नगर निकायों के चुनाव हो जाए। और दूसरा हम लोग ये डिमांड करते हैं कि जो देश के 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों के साथ जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव है वो चुनाव हो जाए। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के आड़ में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौन ना हो और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अस्तित्व में बनी रहें। अगर ये टू पार्टी थ्योरी अगर होता हम लोग के यहाँ, जैसे पश्चिमी राष्ट्रों में है कि दो दलीय प्रणाली है, तो उन दो दलीय प्रणाली में जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो इलेक्शन होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ ठीक है। लेकिन भारत ऐसे गणराज्य में जो 28 राज्यों का गणराज्य है, इसमें क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे राज्यों में रूलिंग पार्टी है, अपने क्षेत्रीय कॉन्सेप्ट के कारण है, अपने क्षेत्रीय लोगों के हितों को साधने के कारण क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में है। तो इनको डिमोलिश करना ठीक नहीं होगा। और बहुदलीय प्रणाली वाले देश भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल हम लोग मानते हैं कि ये नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग लोकसभा की कितनी सीटें लड़ने वाले हैं? क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा की जो है कि लोकसभा का चुनाव जल्द होने वाला है। देखिए, जहाँ तक लोकसभा के चुनाव का सवाल है कि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग सहित करीब 6 सीटें ऐसी होंगी जिस पे फिलहाल तैयारी है पार्टी की। और अगर चुनाव आते आते अगर कैंडिडेट उस ढंग के अगर हुए और अगर संसाधन हुआ तो हमको लगता है कि पार्टी 14 की 14 लोकसभा सीटें लड़ेगी। हालांकि 6 सीटों पर तैयारी है पार्टी की। अभी आप नेशनल टीवी वगैरह देखते हैं? बिल्कुल हम देखते हैं। पैनल में जो मुर्गा लड़ाई होती है खास करके मैं पहले देखा करता था, बट अब तो सब मोबाइल 14 उसमें 14 ऐसे एंकर हैं जिनको विपक्ष के लोगों ने अपना प्रवक्ता देने से इनकार किया है। कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले उनका कहना है कि ये लोग सवाल से पीछे भाग रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि ये सरकार के कमियों को नहीं दिखाते हैं बल्कि सरकार से सवाल ना करके विपक्ष से सवाल करते हैं। तो आप किसको किस हिसाब से दें? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है उसी तरीका को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है। क्योंकि इसी तरह का हथकंडा आप याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार एनडीटीवी को भी इसी तरह से बैन किया था कि एनडीटीवी पे वो कार्यक्रम चूंकि उनके खिलाफ चलता था। एक जो है संदीप चौधरी जिनके तरफ से ये मैंने वहाँ उसके शो में जो हमारी वर्तमान सरकार है केंद्र की, उनका प्रवक्ता उसके शो में नहीं, ऐसी बात सब। देखिए, जब पत्रकार एक तरफा होगा, जब पत्रकार बायस्ड वे में, जब पत्रकार मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जब रिपोर्टिंग करेगा और एक तरफा बात करेगा तो लोग बहिष्कार करेंगे। जिन 14 लोगों के नाम है उस लिस्ट के अंदर, आप उनके शो को देखिए कि उन शो में होता क्या है। हिंदू मुस्लिम, नफरत की राजनीति, इंडिया पाकिस्तान, वन साइडेड आइडियोलॉजी, वन साइडेड इशू, वो एजेंडा सेट करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने उनका बहिष्कार किया है। ये पत्रकारों के निष्पक्षता पर भी एक बड़ा सवाल है। ये आत्मचिंतन करने का समय है पत्रकारों के लिए भी कि पत्रकार आत्मचिंतन करें कि उनका बहिष्कार ना हो, और इसका एकमात्र शर्त यही है कि वो निष्पक्ष रहें। अगर पत्रकार निष्पक्षता से अगर काम करेंगे, अगर वो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और प्लान्ड वे में
अपने एडिटोरियल पॉलिसी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जब किसी एक दल का अगर समर्थन और दूसरे गठबंधन का विरोध करेंगे तो बहिष्कार का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसमें एक और भी चीज़ है रहीम भाई कि उन सिर्फ 14 पत्रकारों ने, जो कुछ ऐसे पत्रकार जो पहले एंकर थे और जब वो यूट्यूबर हो गए हैं अभी, जैसे रवीश कुमार हैं, आपके अजीत अंजुम, ये एक अंजुम है, सर एक है आपके अभिषाक शर्मा है, तो इन लोगों का भी जो रवैया रहा है पहले वो भी ठीक नहीं है, ये निष्पक्षता के श्रेणी में नहीं आता है। तो हटा दिया गया। हाँ तो हटा दिया, यूट्यूबर है तो आज भी उनका एजेंडा यूट्यूब पे वही चल रहा है। तो इस तरह का जो एंकर जो उधर हैं या जो यूट्यूबर बने हुए हैं, ये इन दोनों का बहिष्कार होना चाहिए, वो लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। इन दोनों का बहिष्कार होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक और बात बताइए, झारखंड में आप देख रहे हैं कि नहीं, झारखंड में किसका बहिष्कार होना चाहिए? क्योंकि आपको लगता है कि झारखंड में जो पत्रकारिता होनी चाहिए, खास करके आप JBKSS के सक्रिय सदस्य होने के नाते, यहाँ के पत्रकार को किस हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए यहाँ के पत्रकारों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप नहीं है रहीम भाई बात करने का, और मैं उसी बिरादरी से कुछ दिन पहले तक था। तो एक बात तो मैं कहूँगा कि जो पत्रकार झारखंड के अंदर काम कर रहे हैं वो कम से कम झारखंड के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चैनल्स हैं यहाँ पर जिनका नेशनल नेटवर्क है। तो राज्य के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिले, इसका कोशिश ये जरूर करें, निष्पक्षता बनाए रखें, और इस तरह के जो हालात हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर बना है वो राज्य में न बने। क्योंकि हम लोग गौर कर रहे हैं कि जयराम महतो जी के नेतृत्व में JBKSS का जो आंदोलन चल रहा है अभी झारखंड में, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिला। हालांकि उन राष्ट्रीय चैनलों के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो राज्य में बने हुए हैं। तो उनकी निष्पक्षता पे तो एक हल्का सवाल है कि कम से कम जो राज्य स्तर के जो पत्रकार हैं वो अपने राष्ट्रीय नेटवर्क में इन मुद्दों को जरूर रिफ्लेक्ट करवाएं, ताकि उनकी भी सार्थकता बनी रहे। अभी नहीं तो ऐसे लग रहा है कि ये कहीं और से बिलोंग करते हैं, इनका अपना सोच कुछ और है, इनके एडिटोरियल पॉलिसी में हो सकता है कि जयराम महतो और JBKSS की जो नीति है वो फिट न बैठती हो। तो इन सब चीज़ों पे कम से कम ये पुनः विचार करें और कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को उठाएं। आपकी नज़र में, जैसे कि आपने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो 14 एंकर और जो सोशल मीडिया में अभी यूट्यूब कर रहे हैं, ये दोनों को बहिष्कार करना चाहिए। आपके हिसाब से नेशनल टीवी में मैंने कौन ऐसा एंकर है जिनको आप पसंद? मैं तो कायल हूँ रजत शर्मा जी का, क्योंकि मैंने पत्रकारिता तो लगता है कि वो एकदम निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल उनके अंदर मन में कुछ हो सकता है, बट उनके स्क्रीन पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वो भरसक कोशिश करते हैं कि वो निष्पक्ष रहें, और वो मेरे आइडियल भी रहे हैं। क्योंकि जब मैंने पत्रकारिता की थी तो वो मेरे आइडियल थे, और उनका जो काम करने का तरीका था वो मुझे पसंद है। और वो एंकर और एज ए मतलब इंडिया TV के कर्ता धर्ता के नाते उनकी पत्रकारिता मुझे पसंद है। चलिए और एक हमको बात बताइए कि अभी इंडिया और भारत, खास करके इंडिया नाम को लेकर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि इंडिया को हटाओ, इसको आप किस हिसाब से देखें? देखिए मेरा इस मुद्दे पर सोच कुछ और है कि ये भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन की तरफ से बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। क्योंकि कल तक आप मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, इमर्जिंग इंडिया के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं था, और आप आज रातों रात बदल के उसको भारत कर रहे हैं। तो शायद अब जो इंडिया गठबंधन है उसको डेमोरलाइज करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम से बाहर करने के लिए ये कर रहे हैं। मैं तो इंडिया गठबंधन वालों को सलाह देता हूं कि अपने गठबंधन का नाम बदल के आप भारत कर लीजिए, फिर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर क्या नया पैतरा अपनाती है। लेकिन ये इस तरह की जो राजनीति है वो राजनीति ठीक नहीं। अभी इनका एक चल रहा है वो मिट्टी, हर घर मिट्टी, और क्या वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा इससे? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। युवाओं को इससे रोज़गार नहीं है, किसानों के खेत में इससे पानी नहीं है। अभी जो हालात है झारखंड के अंदर, हमको लग रहा है कि सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिसमें भी अकाल की स्थिति हो रही है। मौसम विभाग का रिपोर्ट है कि अब तक जो पिछले साल के मुकाबले अब तक जो बारिश हुई है वो पिछले 5 साल में न्यूनतम बारिश है अब तक, और 33% जो वर्षा है वो कम है। पत्रकार होने के नाते एक अंतिम सवाल तो आपसे लेंगे ही, महंगाई और बेरोजगारी को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए महंगाई और बेरोजगारी बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। इशू है ना? है, बिल्कुल इशू है कि जहाँ रोजगार नहीं है वहाँ के बाजार में अगर सामान महंगा है तो ये दोहरी मार है भारत के नागरिक के ऊपर, झारखंड के लोगों के ऊपर। चूँकि JBKSS की तरफ से मैं बातें रखता हूँ तो मैं झारखंड के कॉन्टेस्ट में बात करता हूँ कि 40% जो खनिज है ये झारखंड देता है देश को, और उस राज्य का एक हताश पढ़ा लिखा युवा, बेरोजगार युवा जब बाजार जाता है उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है।
तो ये राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि झारखंड में यही समय है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले, उनकी शिक्षा और उनके काम को लेकर के वन लाइन फोकस हो कि राज्य के संसाधन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए झारखंड के युवाओं के हाथ में काम हो और झारखंड सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े। इसके लिए जो झारखंड के लोग हैं उनको तैयारी करनी है 2024 के मामले पर, और 2024 के इलेक्शन में वो कम से कम सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करें कि झारखंड के जो युवा हैं उनका मुस्तकबिल चेंज हो, उनके जो भाग्य है उनको बदला जा सके कम से कम। तो ये थे हमारे साथ में विजय कुमार सिंह जी, जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य हैं। इनकी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी? ये जो हैं हर सवाल का सटीक जवाब देते हैं बड़े बेबाक तरीके से, और ये जेबीकेएसएस का काम भी बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं। हम आशा उम्मीद करते हैं कि इनकी बातचीत अच्छी लगी होगी। तो अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल आपका छोटा भाई का ये प्रयास कैसा रहा बताना भूलिएगा नहीं। जय झारखंड।